गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर के द्वारा संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं। यहाँ पर छात्रों का दुकानदार से विवाद हो जाता है। दुकानदार गुस्से में अपना रिवॉल्वर निकालकर छात्रों पर तान देता है और छात्रों की पिटाई कर देता है। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा संघ की अगुवाई में छात्रों का समूह एसएसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करता है। युवा संघ एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ जाता है और दुकानदार की गिरफ्तारी की मांग करने लगता है। युवा संघ के साहस को देखकर छात्रों में जोश भर जाता है और प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेता है। एंग्री यंग मैन की यूपी की राजनीति में यह धमाकेदार एंट्री थी। इस एंग्री यंग मैन का नाम था योगी आदित्यनाथ, जिसने कुछ दिनों पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु अवेद्यनाथ जी से दीक्षा ली। जिस गोरखपुर से महंत अवेद्यनाथ जी 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ ने 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में अपनी राजनीति का सफर शुरू करते हैं और देश के सबसे युवा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्य। युवा सांसद सदन में अपने तीखे प्रश्नों से बड़े बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस को बैकफुट पर ले आते थे। यही कारण था कि वे हमेशा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ियों के निशाने पर रहते थे। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं? मेरे को बुला रहे किसको? साधु बाबा बोला नहीं आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में धमाकेदार वापसी करती है। चुनाव के नतीजे आने के 1 सप्ताह बाद बीजेपी योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम घोषित करती है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। इसी के साथ यूपी को मिलता है उसका 32वां मुख्यमंत्री एक संत के रूप में। योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश की 22 करोड़ जनता तो बहुत खुश थी, परंतु दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी था जो योगी आदित्यनाथ के भगवे कपड़े और संत वाली आइडेंटिटी के कारण योगी आदित्यनाथ को एक कम्युनल, इनकम्पिटेंट और इनकैपेबल चीफ मिनिस्टर के रूप में हाईलाइट कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से सो कॉल्ड पॉलिटिकल पंडितों और अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। मात्र 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने 15 सालों से करप्ट, लॉलेस और बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यूपी को 70 साल लगे अपने जीडीपी को 12 लाख करोड़ पहुंचाने में, परंतु योगी आदित्यनाथ ने मात्र 6 साल में इसे डबल करके 24 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें पायदान से उठकर आज यूपी दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। ये सारे बदलाव प्रदेश में हवा में नहीं हुए, बल्कि योगी जी द्वारा इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट पॉलिसीज की वजह से हुआ, जो मात्र 6 साल में यूपी को जीरो से हीरो बना दिया। योगी जी के कपड़े भगवा तो हैं, परंतु उनका काम भी तगड़ा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे यूपी की लिकर पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के करप्ट, लॉलेस स्टेट वाले छवि को देश विदेश में बदल कर रख दिया। मॉन्क योगी आदित्यनाथ को ओल्ड मॉन्क तो पसंद नहीं है, परंतु ओल्ड मॉन्क से जनरेट होने वाला एक्साइज रेवेन्यू बहुत पसंद है। 2017-18 में प्रदेश का एक्साइज रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ था, जो 2023-24 में 3 गुना बढ़कर 42,250 करोड़ हो गया। 6 सालों में उत्तर प्रदेश ने कर्नाटका जैसे राज्य को पछाड़कर नंबर 1 स्टेट बन गया एक्साइज कलेक्शन में। कर्नाटका की तरह यूपी के पास आईटी हब, हाई अर्निंग यूथ और बेंगलुरु जैसा मेट्रो नहीं है। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक्साइज रेवेन्यू में नंबर 1 स्टेट बना दिया, जो प्रदेश के पिछले सीएम सोच भी नहीं पाए थे। आखिर सीएम योगी ने यह करिश्मा कैसे किया? सीएम योगी लिकर मार्केट को लिकर पॉलिसी से रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहीं पिछली सारे सीएम के रिजीम में लिकर मार्केट को पॉन्टी चड्डा जैसे माफिया रेगुलेट करते थे और प्रदेश का सारा एक्साइज रेवेन्यू डकार जाते थे।
साल 2000 में यूपी के लीकर मार्केट में पॉन्टी चड्डा का उदय होता है। मायावती और अखिलेश यादव से नजदीकियों के चलते पॉन्टी चड्डा का साम्राज्य यूपी के लीकर मार्केट में बेधड़क फैल रहा था। 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। मायावती गवर्नमेंट यूपी के लीकर पॉलिसी में बदलाव करती है और पूरे प्रदेश में ओपन ऑक्शन सिस्टम को लागू करती है। इस सिस्टम में लाइसेंस फीस की बिडिंग की जाती है। जो सबसे ज्यादा बिडिंग करता था उसी को लाइसेंस प्राप्त होता था। यानी कि यह सिस्टम पूरी तरह से पूंजीपतियों और माफियों के लिए ही बनाया गया था। इस पॉलिसी ने पॉन्टी चड्डा को यूपी के लिकर मार्केट पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी। 2008 में मायावती गवर्नमेंट ने न्यू लिकर पॉलिसी के तहत वेस्टर्न यूपी में डिफरेंट एक्साइज जोन क्रिएट करती है, जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और आगरा। इन सभी एक्साइज जोन का कंट्रोल मायावती गवर्नमेंट पॉन्टी चड्डा को दे देती है। अब पूरा वेस्टर्न यूपी में पॉन्टी चड्डा का कंट्रोल हो गया। होलसेल मार्केट पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के बाद पॉन्टी चड्डा रिटेल मार्केट में इंटर करता है। पैसा, ताकत और पॉलिटिकल संरक्षण की मदद से यूपी के 40% रिटेल मार्केट पर पॉन्टी चड्डा का कब्जा हो जाता है। प्रदेश के हर जिले में पॉन्टी चड्डा के दारू के गोदाम थे। पॉन्टी चड्डा जो ब्रांड उपलब्ध कराता था, रिटेलर वही ब्रांड बेचता था। जो कंपनी पॉन्टी चड्डा को एक्स्ट्रा मार्जिन देती थी, उसी का ब्रांड यूपी में बिकता था। पॉन्टी चड्डा का लिकर मार्केट में इतना दबदबा था कि वो हर दारू के बोतल पर एमआरपी से 10 से 25 रुपया ज्यादा वसूलता था। यूपी की जनता इस वसूली को मायावती टैक्स बोलती थी। इस दादागिरी से पॉन्टी चड्डा को कम से कम 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और यूपी गवर्नमेंट को 0 सन्नाटा। यूपी की लिकर पॉलिसी में बदलाव आता है 2017 के बाद, जब यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं योगी आदित्यनाथ। 2018 में आईएएस कल्पना ने पुरानी लिकर पॉलिसी ओपन ऑक्शन सिस्टम को हटाकर नई पॉलिसी ई लॉटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है। स्टेट गवर्नमेंट जनरली 3 तरीकों से लिकर सेल से रेवेन्यू अर्न करती है। पहला लाइसेंस फीस, दूसरा एक्साइज ड्यूटी और तीसरा वैल्यू एडेड टैक्स। न्यू लिकर पॉलिसी में सरकार की प्राथमिकता लाइसेंस फी कमाने की नहीं है, बल्कि एक्साइज ड्यूटी और वैट से ज्यादा रेवेन्यू कमाने का है। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी का लिकर पॉलिसी मॉडल लाइसेंस बेस्ड नहीं है, बल्कि कंजम्पशन बेस्ड है। यानी जितना ज़्यादा लिकर कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा यूपी सरकार का एक्साइज और वैट कलेक्शन भी बढ़ेगा। नई शराब नीति यूपी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस पॉलिसी के चलते यूपी सरकार की एक्साइज रेवेन्यू मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर गई है। इस पॉलिसी ने राज्य से पॉन्टी चड्डा जैसे माफियाओं का खेल ही खत्म कर दिया है। पहले प्रदेश के एक्साइज रेवेन्यू को माफिया खा जाते थे। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्साइज रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और इसका इस्तेमाल राज्य के विकास में किया जा रहा है। यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। 2018 में योगी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यूपी में इंप्लीमेंट करती है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रमोट किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव का एक ही मकसद है कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सके। यूपी गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाइड स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध कराती है। इस इनिशिएटिव का एक ही उद्देश्य है कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप करना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और इसके पावर को काला नमक राइस के एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। काला नमक राइस एक खास प्रकार का चावल है। स्वाद, खुशबू और पोषण के लिहाज से भरपूर है काला नमक चावल। यह दुनिया का एकमात्र चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए उपलब्ध है। अन्य चावलों की तुलना में इसमें जिंक और पोटाशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 से 52% होता है। इस तरह यह चावल शुगर पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। वेट लॉस में भी यह राइस बहुत उपयोगी है। इस चावल में एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। काला नमक चावल कैंसर और अल्जाइमर के बढ़ते जोखिम को भी कंट्रोल करता है। हाईली न्यूट्रिशियस काला नमक राइस की जानकारी बहुत कम लोगों को है।
यूपी के तराई क्षेत्र में पैदा होने वाले न्यूट्रिएंट रिच काला नमक राइस की पहचान अपने ही देश में नहीं है। आज काला नमक चावल की डिमांड यूएस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में बहुत ज़्यादा है। 2018 से पहले प्रदेश के किसान काला नमक चावल की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन किसानों को इस चावल का ना उचित मूल्य मिल पाता था, ना ही ग्राहक। प्रदेश में काला नमक चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एक गेम चेंजर जैसा है। 2018 में काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिद्धार्थनगर की पहचान के तौर पर घोषित किया गया। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने काला नमक चावल को बढ़ाने की कवायद शुरू की और अब यह प्रयास रंग ला रहा है। 2019 में सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में काला नमक चावल की खेती मात्र 2800 हेक्टेयर में होती थी, जो 2020 में बढ़कर 5000 हेक्टेयर हो गया और 2021 में यह संख्या बढ़कर 10,000 हेक्टेयर हो गया। 2018 में जहां मात्र 15 से 20 किसान ही काला नमक राइस की खेती करते थे, यही संख्या 2021 में बढ़कर 700 से 800 किसानों की होगी। साथ ही काला नमक चावल की खेती करने वाले किसानों की इनकम भी कई गुना बढ़ गई। 2018 में काला नमक चावल की होलसेल प्राइस थी 40 रुपये प्रति किलो, जो 2020 में बढ़कर 90 रुपये प्रति किलो हो गई और 2021 में यह बढ़कर 135 रुपये प्रति किलो हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि पिछले 4 सालों में यूपी सरकार ने ऐसा क्या किया कि काला नमक चावल इतना फेमस हो गया। काला नमक नाम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अपीलिंग तो थी, पर फॉरेन कंट्रीज में काला नमक एक मार्केटेबल ब्रांड नेम नहीं था। यूपी गवर्नमेंट के गाइडेंस में काला नमक राइस की रीब्रांडिंग की गई और इसको एक मार्केटेबल ब्रांड नेम दिया गया, बुद्धा राइस। काला नमक राइस का नाम बुद्धा राइस इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान बुद्ध ने गांव वालों को काला नमक चावल आशीर्वाद के रूप में दिए थे। यूपी गवर्नमेंट ब्रांड नेम चेंज करने के साथ साथ काला नमक राइस की पैकेजिंग में भी बदलाव करती है। इसके पैकेट को अट्रैक्टिव और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाता है। सरकार की इन्हीं सब इनिशिएटिव्स के चलते काला नमक राइस का डिमांड फॉरेन मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है। मार्केटिंग, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा यूपी गवर्नमेंट ने काला नमक राइस के प्रमोशन के लिए सिद्धार्थनगर में 3 दिनों का काला नमक राइस महोत्सव को भी ऑर्गेनाइज करती है। 2600 साल पुराना यह धान का प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, पर यूपी सरकार के प्रयास से इसकी खेती अब पूरे प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर पर पहुंच गई है। यूपी गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन इनिशिएटिव्स के सक्सेस को देखकर 16 अन्य राज्यों ने भी अपने प्रदेश में इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। पहले राज्य उत्तर प्रदेश 2 चीजों के लिए जाना जाता था, कट्टा और सड़कों का गड्ढा। 70 साल में यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, वहीं मात्र 6 साल में यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जानते थे कि यूपी की तरक्की के लिए हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क बहुत जरूरी है। एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। 2007 से 2012 तक मायावती के शासनकाल में मात्र 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया, तो 2012 से 2017 तक अखिलेश ने अपने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 302 किलोमीटर का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया। दोनों मुख्यमंत्री के 10 साल के शासनकाल में सिर्फ 467 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ के 6 साल के शासनकाल में यूपी में 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, जो कि 7 गुना ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ यूपी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सभी एक्सप्रेसवे प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम कर रहे हैं। 2016-17 में यूपी की जीडीपी 12,47,658 करोड़ रुपया थी, जो 2022-23 में बढ़कर 20,48,234 करोड़ रुपया हो गया। 2024-25 में यूपी की अनुमानित जीडीपी है 24,99,000 करोड़। 6 साल में राज्य की जीडीपी डबल हो गई। लंबे समय से प्रदेश को जिस आर्थिक विकास की तमन्ना थी, उसे आगे बढ़ाने में एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित हो रही है।
यूपी की 22 करोड़ जनता को यूपी वाला भैया बोलकर अपमानित किया जाता था, क्योंकि यूपी लंबे वक्त से अनडेवलप्ड, अनएजुकेटेड, करप्ट, लॉलेस और बीमारू प्रदेश था। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता थी क्राइम को कंट्रोल करना। उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में गृह मंत्रालय को आदेश दिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज गुंडों, माफियों और गैंगस्टर का लिस्ट तैयार करने के लिए। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को क्राइम कंट्रोल करने के लिए फ्री हैंड प्रोवाइड करी। इसका परिणाम यह हुआ कि 2021 तक मल्टीपल स्पेशल पुलिस ऑपरेशन में 150 हार्डकोर क्रिमिनल और माफियाओं का एनकाउंटर हुआ। 44,759 क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया अंडर गैंगस्टर एक्ट। 630 क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। योगी आदित्यनाथ के सख्त एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ ऐसा था कि 11,981 क्रिमिनल्स अपनी बेल कैंसिल करा ली। क्रिमिनल्स को जल्द और सख्त सजा दिलवाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कानून को पास करती है और पूरे यूपी में लागू करती है। कानून का एक ही उद्देश्य था कि यूपी से क्राइम को जड़ से खत्म कर देना। मुलायम, मायावती और अखिलेश के समय यूपी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत कम थे। 2012 से 17 तक यूपी में मात्र 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन था। वहीं योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में मिशन सबको बिजली के तहत आज 1.4 करोड़ घरों में बिजली पहुंच गई है। पिछली सरकारों की तुलना में यह आंकड़ा 195% ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ का करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर्स में हमने एम्प्लॉयज़ को पिंक स्लिप देकर जॉब से निकालने के बारे में तो सुना है, पर योगी आदित्यनाथ ने 201 सरकारी कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमा दिया। 417 क्लास 1 ऑफिसर को सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया। इन सभी कर्मचारियों पे नॉन परफॉर्मेंस या करप्शन के चार्जेस थे। गुड गवर्नेंस के मामले में योगी जी का कोई जवाब नहीं। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो अपने लिए 1 करोड़ का लैंड रोवर कार खरीदती है। वहीं 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो अपने लिए 6.9 करोड़ का 2 मर्सिडीज बेंच टैक्स पेयर के पैसे से खरीदते हैं। यह परंपरा थी कि यूपी में जो भी सीएम बनता था वह नया कार खरीदता था, पर सीएम योगी ने नई कार खरीदने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। वे कहते हैं कि जनता उन्हें सेवा करने के लिए चुनी है, टैक्स पेयर के पैसे से कार खरीदने के लिए नहीं। वे पुरानी कार को ही अपनी कैवलकेड में शामिल करते हैं और गुड गवर्नेंस के प्रति अपनी कटिबद्धता को साबित करते हैं। आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 6 साल में यूपी की जीडीपी डबल हो गई। एक्सपोर्ट 250 गुना बढ़ गया है। एक वक्त था जब नेताजी बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज उसी प्रदेश में क्रिमिनल्स गले में तख्ती बांधकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं। एक वक्त था जब यूपी कास्ट पॉलिटिक्स, चीटिंग पॉलिटिक्स, माफिया राज और लॉलेस स्टेट के रूप में जाना जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन फ्री स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। दोस्तों, आपको योगी आदित्यनाथ की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।